बघेड़ी साहब, ये निगोशिएशन से होगा क्या? और एक पास्ट में हमारे पास मिसाल है और वो हमने रिसेंट पास्ट में भी देख ली कि यूक्रेन ने विड्रॉ किया था अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, और क्या हुआ यूक्रेन के साथ। तो ईरान क्यों मानेगा अगर मानता भी है, और क्या यूएसए कोई ऑफर कर सकता है मनाने के लिए, या कोई ऐसी ऑफर वैलिड हो भी सकती है? देखिए, पहली बात ये समझने है कि जरूरत है कि अमेरिका या इसराइल वो कभी टॉलरेट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के बाद अब एक और मुस्लिम पावर जो है, मुस्लिम मुल्क, वो जनाब न्यूक्लियर पावर बन जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता, वो इसको होने नहीं देंगे। और ये जो ईरानी रेवोल्यूशन आई थी 1979 में, वो आज तक उनको खटकती है। उन्होंने हर किस्म की कोशिश की कि किस तरह कोई रिजीम चेंज हो जाए ईरान में, लेकिन फिर वो जो रिजीम है वहां पे वो इतनी वेल इन कंट्रोल है, वेल एस्टैब्लिश्ड है कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी वेस्टर्न, उनकी कोशिशों के बावजूद वो कामयाब नहीं हो सके। बात यह है कि ईरानियंस शायद ऑलरेडी वो वेस्टर्न जबान में शायद रेड लाइन क्रॉस कर चुके हो। मैं न्यूक्लियर के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है IAEA की, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, कि जनाब काफी इनके पास एनरिच यूरेनियम जो है वो काफी वो उसमें इजाफा हुआ है। तो लिहाजा हो सकता है कि अंदर के खाने ईरान ने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, जो कि शायद मुझे और आपको पता ना हो, सिर्फ अभी उन्होंने वो बाय डिजाइन डिक्लेयर नहीं कर रहे। ज़हन में रखें, ईरानियन एक बड़ी खुददार कौम है, बड़ी डिटर्मिन्ड कौम है। वो अपनी सालमियत, अपनी सोवरेनिटी के लिए आखिर हद तक वो लड़ेंगे और जाएंगे। ईरान शायद वाहिद मुस्लिम पावर है जिसने पिछले 2-3 साल में जो मिडिल ईस्ट में जो जंग हुई है, सीरिया में जो जंग हुई है, इनके जो प्रॉक्सी ग्रुप्स वहां पे काम कर रहे हैं, इराक में काम कर रहे हैं, इन्होंने कम से कम हिम्मत दिखाई है। पहली मर्तबा हुआ है कि एक मुस्लिम पावर ने। लेकिन बघेड़ी साहब, ये भी तो कहा जाता है कि ये प्रॉक्सी जिन मुल्कों का आपने नाम लिया, उसमें गजा हो गया या दीगर भी इलाके हो गए, तो ईरान कमजोर भी हुआ है इस एक साल के अंदर जो पिछला गुजरा है। जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल हालात ऐसे हुए हैं कि जो कि ईरान के फेवर में नहीं गए हैं, क्योंकि सीरिया में जो हालात बदले हैं और जिस वक्त कोशिश हो रही है इराक के मामला को कंट्रोल में लाने की, तो बिल्कुल ये एक सेटबैक है। लेकिन बात वही है कि ईरानियन जो है वो गिवन जो है वो नहीं करने वाले। वो कहते हैं जी सैंक्शन उठाओ, अब सैंक्शन ये कभी नहीं उठाएंगे। मैं समझता हूँ ट्रंप ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर ईरान जो है, अब उनके जो नए सदर आए हैं, जो हाल ही में जो इलेक्ट हुए हैं चंद महीने पहले, वो एक मॉडरेट है, हार्ड लाइनर सदर नहीं है। उनकी बाकी रिजीम की टॉप लीडरशिप हार्ड लाइनर है, और इन्होंने इंडिया दिया था कि हम बातचीत और वेस्ट के साथ ये सैंक्शन और ये तमाम चीजें बातचीत करने को तैयार है। मेरा ख्याल है बातचीत का जो रास्ता है वो ईरान को अपनाना चाहिए, लेकिन कभी वो अपने जो कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं, अपने कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, मेरा ख्याल है उस पर कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करेंगे। ये हमें ये बात बड़ी क्लियर है। देखे ना, वही बात है, ईरान पहला मुल्क है, मैं वो जुमला मुकम्मल नहीं कर सका, जिन्होंने इसराइल के ऊपर चाहे जो भी आप कहें कि वो उन्होंने मिसाइल दागे, उन्होंने कम से कम इतनी जुर्रत है, हिम्मत इन्होंने दिखाई कि दे हिट दी इसराइली। बहुत बड़ी बात है। और थ्रेट क्या कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल? हमेशा वो जो उनकी जो प्रीएम्प्टिव, जो उनकी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो गए, ईरान की ऑयल इंस्टॉलेशन हो गए, हाँ वो बार बार इसको थ्रेटन करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अगर ऐसे करेंगे तो खित्ते में बड़ी खौफनाक जो है वो जंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मामला ठीक हो जाए। और मैं एक बात कह दूं, हमारे इंटरेस्ट में है कि ये सैंक्शन भी खत्म हो, ईरान का कोई मुआहदा हो, क्योंकि जनाब सैंक्शन की वजह से हमारी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है वो भी सैंक्शन की नजर हो गई है। हम अभी तक नहीं कर सके, जो हमारी एनर्जी नीड के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बघेड़ी साहब, पाकिस्तान में एक ही किस्म का स्क्रिप्ट जो है वो फॉलो होता है कुछ अरसे तक। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अगर लगता है कि PDM 1 PDM 2 कामयाब रही, तो क्यों ना PDM 3 हम बना लें? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अगर ऑपोजिशन की जमातों को मिलाया जाता है और उसका मकसद हुकूमत को गिराना होता है, फिर दोबारा इंतखाबात में जाना होता है, तो फिर सबको हिस्सा तो चाहिए होगा। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने देखा कि पिछली 2 दफ़ा उनके खिलाफ एक स्क्रिप्ट कामयाब हुआ, तो उसी स्क्रिप्ट को वो कॉपी कर ले। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एनीथिंग एनी टाइम, एनीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पे ओवरनाइट हालात बदल सकते हैं, ओवरनाइट अलायंसेस जो हैं वो चेंज हो सकते हैं।
ओवरनाइट आप देखेंगे वो लोग जिनको आप सोच नहीं सकते थे सडनली वो फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में सामने आएंगे और जनाब एकदम पॉलिटिक्स की आपकी जो डायनेमिक्स है पाकिस्तान में वो एकदम चेंज हो जाएगी। याद है आपको अप्रैल 2022 में कैसे एवरी डे एक दिन एमक्यूएम जो है वो निकल जाती है, अगले दिन एक और बाप वाले निकल जाते हैं, फिर जनाब वो और दूसरी पार्टी छोटी पार्टी वो निकल जाती हैं और एकदम जो है वोटर लो कॉन्फिडेंस आती है। सो मेरे कहने का मतलब है हमारी पॉलिटिक्स इज वेरी वेरी अनसर्टन, पहली बात ये। तो लिहाजा आप कुछ नहीं कह सकते, जो आप कह रहे हैं ये भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक म्यूचुअल मिसट्रस्ट है, बिटवीन मौलाना फजल रहमान एंड इमरान खान बानी पीटीआई। वजह यह है कि जिस तरह पिछले 8-10 साल से इसमें कोई शक नहीं है कि बानी पीटीआई अपने जलसों में जो लफ्ज इस्तेमाल करते थे और जिस तरह तज़हीक होती थी मौलाना फजल रहमान साहब की, जारी बात है वो लफ्ज आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ फजल रहमान साहब हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उससे आपके ख्याल में उनके दिल में क्या गुजरता होगा कि किस तरह मुझे ये मलाइन करते हैं और कैसा मुझे रिडिक्यूल करते हैं। तो लिहाजा और इट वाज एट ए पर्सनल लेवल, तो ये बड़ा मुश्किल है कि मौलाना फजल रहमान ये सोचें कि क्योंकि अब पीटीआई ट्रबल में है और पीटीआई चाहती किस तरह के एक ब्रॉड बेस्ड अलायंस बने जिस तरह माजी में बनते रहे एमआरडी, आईजीआई, पीएनए वगैरह वगैरह, तो लिहाजा फिर हम भी इस अलायंस पे जाएं। तो बगैर साहब हम हमेशा बात करते हैं कि हुकूमतें पूरी दुनिया में कैसी होती हैं या हुकूमत के साथ क्या किया जाता है, ये बताइएगा पूरी दुनिया में ऑपोजिशन के साथ क्या किया जाता है, जो पाकिस्तान में किया जा रहा है, क्या पूरी दुनिया में ऑपोजिशन, कोई भी ऑपोजिशन हो, और इमरान खान के दौर के अंदर जब ऑपोजिशन थी या आज वो ऑपोजिशन है, तो क्या पूरी दुनिया में ऑपोजिशन के साथ ऐसे ही किया जाता है? नहीं, देखिए मैं तो 1960 से सारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो इराज है उनको मैं देख रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल है जो इस दफा इनके साथ इस ऑपोजिशन के साथ हुआ है कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ हो। लेकिन बात फिर वो आ जाती है, मैं खुल के बात करता हूँ, ये जो 9 मई वाला मामला हुआ है, 9 मई वाला मामला, ये पहले भी तो नहीं हुआ ना पाकिस्तान की तारीख में, भारत उसमें हम जाते नहीं है, लेकिन भारत जो हुआ है जाहिर बात है वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। और इम्पोर्टेंट देखें जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फजल रहमान साहब ने 3 पॉइंट अपनी चार्टर डिमांड भी पेश कर दी थी आज से महीना पहले पीटीआई को, और उसमें पहली क्या थी, पावर शेयरिंग, कि जनाब हमें क्या मिलेगा, जो अभी नजमुल साकिब साहब भी इंडिकेट करते हैं, हमें क्या मिलेगा जनाब, और खासकर पावर शेयरिंग इन केपी। तो आपने अभी बड़ी ठीक बात की कि कल को अगर सेनेट के इलेक्शन होते हैं और वो कहते हैं जी ठीक है 12 सीटें हैं केपी की जो दोबारा जिस पे इलेक्शन होने हैं आइन के मुताबिक, तो ठीक है जी ये 3-4-5 सीटें हम आपको देते हैं, ये उसके अलावा मिनिस्ट्रीज अपना केपी गवर्नमेंट के अंदर, तो इस तरह के पावर शेयरिंग फॉर्मूला आ भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है पीटीआई का और आम लोगों की नजर में मौलाना फजल रहमान इज अ डाइसी पर्सन। डाइसी अंग्रेजी में कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि वो किस वक्त क्या कर जाए। मिसाल के तौर पे अभी भी पीटीआई के लोग समझते हैं कि एट द क्रूशियल मोमेंट पता लगे एकदम मौलाना फजल रहमान साहब उन्होंने अपना यू टर्न ले लिए, they pulled the rug under the PTI और वो इत्तेहाद भी collapse हो गया और तो बखेड़े साहब यही तो खदशा मौलाना साहब को भी है कि पीटीआई सोलो फ्लाइट ना ले जाए, पहले भी ले चुकी है। नहीं मेरा ख्याल है नहीं इस वक्त मेरा ख्याल है पीटीआई की सोलो फ्लाइट जो है उनकी मजबूरी है कि वो ज्वाइन करें इत्तेहाद हो, ब्रॉड बेस्ड इत्तेहाद हो, तभी जीडीए के साथ वो अलाइन हो रहे। छोटा सा ग्रुप है सिंध में, उसके डजंट मैटर मच, 2-3 उनकी सीटें होती है मैक्सिमम नेशनल असेंबली में और जीडीए हो गए, लेकिन जेयूआई की जो क्राउड पुलिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है। जमात इस्लामी आप नोट करें कि वो भी बहुत ही उनकी अपनी एक अलग सोच है, वक्री सोच वाले लोग हैं, वो ज्यादा अब इन मूवमेंट्स में ज्यादा बिलीव नहीं करते। वो कह भी रहे हैं कि ऑपोजिशन संजीदा नहीं है इस इत्तेहाद में, जमात इस्लामी कह भी बिल्कुल। तो मुझे ये इस वक्त इत्तेहाद बनते हुए नजर नहीं आ रहा, नो गो नजर, इट्स अ नो गो एट दिस पॉइंट इन टाइम।